Let's continue with gaseous state. And आज हम पढ़ते हैं diffusion of gases के बारे में. राइट बहुत सिंपल सा टर्म है. लोअर क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं कि गैसेस डिफ्यूज होती हैं. लिक्विड्स इतना डिफ्यूज नहीं होते, सॉलिड्स बहुत नेग्लिजिबली डिफ्यूज होते हैं. तो व्हाट डू वी मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन एक्चुअली मीन्स किसी भी गैस का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, दैट इज डिफ्यूजन. द एबिलिटी ऑफ अ गैस टू मूव ऑन इट्स ओन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो अगर हमारे पास दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं और उनको हमने साइड बाय साइड रख दिया, सो दे विल हैव अ टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर. एक दूसरे में मिक्स होने के लिए उनकी एक स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी होती है, एंड टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटीज. राइट. तो अगर हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, तो वो आपस में अगर हमने उनको सबको कॉन्टैक्ट में रख दिया तो वो सब एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाएंगी स्पॉन्टेनियसली. दे विल फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर और वो मिक्स होंगी विदाउट कंसिडरिंग देयर डेंसिटीज. मतलब उनकी डेंसिटीज का इसमें कोई रोल नहीं होगा. ठीक है. And this is so because the gas particles are at random motion with very high velocities, and there is much intermolecular or empty space in the volume of the gas, जिसको दूसरी गैस के पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं. डिफ्यूजन से ही एक और टर्म रिलेटेड है, दैट इज एफ्यूजन. डिफ्यूजन से ही रिलेटेड टर्म है एफ्यूजन. एफ्यूजन इज also it also is related to the movement of gas. Effusion is a process in which a gas is allowed to escape under pressure through a small aperture made in the wall of the closed container. तो अगर हमारे पास एक closed container है, उसकी wall में हमने hole कर दिया, aperture बना दिया, तो और हम pressure apply कर रहे हैं, तो pressure के force के कारण वो क्या करेगी, गैस escape होना शुरू हो जाएगी उस hole के थ्रू, उस aperture के थ्रू. उसको हम बोलेंगे effusion. So diffusion and effusion दोनों रिलेटेड भी है और थोड़ा सा डिफरेंस भी है. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इन डिफ्यूजन द गैस इज स्पॉन्टेनियसली मूविंग, राइट, बट इन एफ्यूजन इट इज फोर्स्ड आउट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर. दोनों ही प्रोसेस वाइज, मतलब दोनों जो टर्म्स है वो प्रोसेस वाइज सिमिलर है कि दोनों में ही गैस क्या कर रही है, इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब चाहे स्पॉन्टेनियसली मूव करे चाहे अंडर प्रेशर मूव करे, लेकिन वो मूव कर रही है. उसकी उनकी मिक्सिंग टेंडेंसीज होती है. राइट. इसी से एक लॉ रिलेटेड है गैस का, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन. Graham's law of diffusion or effusion. This was given by Thomas Graham in 1833. ये डिफ्यूजन और एफ्यूजन, अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी, but it is understood कि जब हम बात कर रहे हैं तो गैस में डिफ्यूजन और एफ्यूजन दोनों ही क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ गैस. नाउ व्हाट द लॉ स्टेट्स? द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. Right? Graham's law क्या कहता है कि at constant temperature and pressure, rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. देखिए, डेंसिटी कैसी भी हो, गैसेस का मिक्सिंग नेचर तो रहेगा ही रहेगा. डेंस गैस है, लाइट गैस है, कैसे भी आप उन्हें मिक्स करो वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स होकर अब में होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगी. बट जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम. उसका मूवमेंट क्या होगा, कम. मूव वो होगी, डिफ्यूज वो करेगी, लेकिन धीरे धीरे करेगी. जो लाइट गैस है जिसकी डेंसिटी कम है वो डिफ्यूज होगी, वो थोड़ा सा फास्ट डिफ्यूज होगी, बट डिफ्यूज सब होंगी. ठीक है. इसी को ही मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन से R is inversely proportional to square root of density denoted by D. Right? Suppose हमारे पास दो गैसेस हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन एक का R1 है, दूसरे का R2 है, एक की डेंसिटी D1 है, दूसरे की डेंसिटी D2 है. तो वी हैव गैस 1
with density D1, rate as R1, and we have gas 2 with the density D2 and rate D2. तो हम क्या लिख सकते हैं? R1 upon R2 is under root of D2 upon D1. ये पहला फॉर्मूला बन जाता है. अब हम इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. R1 upon R2 is under root of D1 density of gas 2. So D2 अपॉन हमने उसको डिवाइड कर दिया डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से. ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं यही काम हमने डेंसिटी 1 के साथ भी किया है. तो हमने क्या किया, हमने दोनों डेंसिटीज को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दिया. व्हाट दिस बिकम्स, किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज द वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस. राइट, सो वेपर डेंसिटी इज व्हाट, अगर हम बोल रहे हैं इस गैस की वेपर डेंसिटी इतनी है, इसका मतलब ये गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी से इतना टाइम ज्यादा है. ठीक है, सो वेपर डेंसिटी इज अ रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. तो हम ये क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट R1 अपॉन R2 इज अंडर रूट ऑफ vapor density of gas 2 upon vapor density of gas 1. This becomes the second formula. Right? Now, vapor density, we know the formula vapor density is twice into the molecular mass of gas. ये बहुत known formula है कि vapor density क्या होता है, twice into the molecular mass is twice into the vapor density. Molecular mass of a gas is twice into its vapor density. ठीक है, तो हम थोड़ा सा और इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं. फॉर्मूला जो 2 है उसमें हम RHS को मल्टीप्लाई भी कर देते 2 से और डिवाइड भी कर देते. तो इट विल बिकम R1 अपॉन R2 is equal to under root of VD2 into 2 अपॉन VD1 into 2. हमने डिवाइड भी कर दिया और हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से. अब वेपर डेंसिटी को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा. नाउ द फॉर्मूला बिकम्स R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1. दिस बिकम्स द थर्ड फॉर्मूला. राइट, अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंसिडर करें, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया लेकिन हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यानी हम एफ्यूजन की बात कर रहे हैं. जितना प्रेशर हम अप्लाई करते जाएंगे गैस का मूवमेंट उतना इंक्रीज होता जाएगा. राइट, तो सपोज एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. यहां तक तो हमने देख लिया. और हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो P2 अपॉन P1. राइट, लेकिन ये अभी मैंने कहा प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो इट शुड बी P1 अपॉन P2. जितना प्रेशर हम अप्लाई करते जाएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा. दिस बिकम्स द फोर्थ फॉर्मूला. ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन को भी हम अलग अलग तरीके से, अभी तक तो हम RHS में चेंजेस करते आए थे, थोड़ा सा LHS पर भी ध्यान देते हैं. रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसी भी गैस का कि डिफ्यूजन फास्ट है या स्लो है, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. सपोज हमने टाइम लिया T, उसमें गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो गया, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ये रेट का अंदाजा दे सकता है. कितने मोल्स डिफ्यूज हो गए उस पर यूनिट टाइम में, ये रेट का अंदाजा दे सकता है हमको. राइट, सो वी कैन राइट कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी गैस का, rate of diffusion we can say volume of gas diffused upon time taken. कितने टाइम में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है. राइट, या फिर वॉल्यूम को ही हम रिलेट कर सकते हैं मोल के साथ. तो वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन. राइट, तो हम लिख सकते हैं, अगर हम रेट को चेंज कर दे, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम वॉल्यूम और टाइम के टर्म्स में लिख ले, तो V1 अपॉन T1, ये तो हो गया R1 इंटू T2 अपॉन V2, डिनोमिनेटर में आ गया R2
is equal to m2 upon m1 या vd2 upon vd1, कुछ भी लिखा जा सकता है. And this also can be written as n1 upon t1 into t2 upon n2 is under root of m2 upon m1. तो हमने थोड़ा सा LHS में भी चेंजेस कर ली, राइट. अब एक और इसका कन्वर्जन देख लेते हैं, एक दो फॉर्मूले और इसकी कंसिडर कर लेते हैं. हम सपोज डेंसिटी ले रहे हैं, ठीक है. गैस की वेपर डेंसिटी कंसिडर कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कंसिडर कर सकते हैं. यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में भी. कि सपोज आपने एक ट्यूब ले ली 1 मीटर की, वी हैव टेकन अ ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग. हमने टाइम स्टॉप वॉच जो है वो शुरू करी, हमने टाइम नोटिस करना शुरू किया और एक पर्टिकुलर टाइम में कि 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में हमने देख लिया कि कितना डिस्टेंस ट्यूब का गैस ने कवर कर लिया. हमने गैस एक एंड से इंसर्ट करी, उसको इंट्रोड्यूस किया, टाइम मेजर किया 5 सेकेंड्स का. 5 सेकेंड्स में हमने ये देख लिया कि कितना डिस्टेंस गैस ने कवर कर लिया है. तो हम ये भी लिख सकते हैं d1 upon t1, that is the distance covered by gas 1 and per unit time, any time t1, into t2 upon d2 is equal to vapor density 2 upon vapor density 1 और molecular mass 2 upon molecular mass 1 का under root. ठीक है. Now we know number of moles is mass upon the molecular mass. This is a well known formula, right? तो हम यहां ये जो फॉर्मूला है इसमें नंबर ऑफ मोल्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख देते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो वी कैन राइट W1 अपॉन M1. W1 is the mass of gas 1, capital M1 is the mass molar mass of gas 1. ठीक है. into T1 टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, into T2 into M2 अपॉन W2. ये वाला फैक्टर जो पूरा है, ये फैक्टर क्या आ गया n1 अपॉन t1. ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये क्या आ गया t2 अपॉन n2, है ना, रेसिप्रोकल में. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1. ठीक. अब यहां पर दोनों साइड मोलर मास आ रहा है, LHS में भी और RHS में भी, तो हम उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. ठीक है. कैंसिल आउट ये m1 और अंडर रूट m1, ये m2 और अंडर रूट m2. तो क्या आ जाएगा हमारे पास W1 अपॉन T1, यहां से तो ये फैक्टर आया, इंटू T2 अपॉन W2, LHS ये आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2. अंडरस्टूड. ये कैसे लिखा है देखिए, यहां पर m1 है, यहां पर अंडर रूट m1 है, तो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा, अंडर रूट m1 बच जाएगा. यहां पर m2 है, यहां पर अंडर रूट m2 है, अगर इनको कैंसिल आउट करते हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा, अंडर रूट m2 बच जाएगा. अब यहां से हमने अंडर रूट m1 और अंडर रूट m2 को किधर ले गए, RHS में ले गए, तो अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2. दिस बिकम्स द फॉर्मूला, राइट. अब इस ग्राहम्स लॉ की एप्लीकेशन भी है. क्या एप्लीकेशन हो सकती है ग्राहम्स लॉ की? ये जो फैक्टर है ना अंडर रूट m2 अपॉन m1 इज नोन एज द एनरिचमेंट फैक्टर. ये जो हम बहुत जगह हमने लिया है अंडर रूट m2 अपॉन m1, ये जो फैक्टर लिया है दिस इज नोन एज एनरिचमेंट फैक्टर, right, which tells us about the preferential effusion of lighter species relative to the heavier ones. कि जो लाइटर है वो कैसे डिफ्यूज हो रही हैं, कितना फास्ट डिफ्यूज हो रही है एज कंपेयर टू द हेवियर वंस. द एनरिचमेंट कैन बी अप्लाइड टू सेपरेट आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस. तो उन मासेस के बेसिस पर ही हम आइसोटोप्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द आइसोटोप यूरेनियम 235 which is the active component in atomic weapons and in nuclear power generation has a natural abundance of only 0.7%, while uranium 238 is more abundant. So by reaction of isotopic mixture with F2, gaseous uranium hexafluoride is produced, which can be enriched by passing it through
पोरस बैरियर, उसको हम डिफ्यूज करवाते हैं। यूरेनियम का जो फ्लोराइड बना है उसको हम एक पोरस बैरियर से डिफ्यूज करवाते हैं। तो यूरेनियम 235 का मास अलग है, यूरेनियम 238 का मास अलग है। वही आइसोटोप्स अपने कंपाउंड्स में भी आएंगे, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, मासेस के बेसिस पर अलग अलग हो जाएगा। और इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को हम बार 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 रिपीट करते हैं। यूरेनियम 235 वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ज्यादा डिफ्यूज करेगा, जल्दी डिफ्यूज करेगा। तो इस डिफ्यूजन को बार बार रिपीट करके हम क्या कर लेते हैं, वी अचीव द एनरिच्ड एक मिक्सचर हमें मिल जाता है जिसमें यूरेनियम 235 क्या होता है, ज्यादा होता है।